नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमिता अरोड़ा आपके साथ हूँ आज एलर्जिक ब्रोंकाइटिस पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड यूज़फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। कोविड ने हम सबको बहुत ज़्यादा तंग किया है, खासकर हमारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को बहुत ज़्यादा एग्रवेट किया है। कोविड की वजह से एक नॉर्मल खांसी जुकाम बुखार भी जो है आजकल एक लोगों में दहशत बनता जा रहा है। तो जब कभी लंग्स की बात आती है या फिर सांस लेने में दिक्कत की बात आती है तो लोगों में कहीं ना कहीं एक डर पैदा हो जाता है कि कहीं उन्हें कोविड तो नहीं हो गया। कोविड की वजह से निमोनिया के बहुत केसेस जो हैं वो बढ़े हैं, लंग्स की प्रॉब्लम, ऑक्सीजन सैचुरेशन वगैरह का गिरना, ये सब प्रॉब्लम्स हम सब ने बहुत झेली है, कहीं ना कहीं अपने परिवार में या फिर अपने फ्रेंड सर्कल में। जिस तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर्स की डिमांड बढ़ने लग गई और ऑक्सीजन सिलेंडर्स हम लोगों को मिल नहीं रहे थे, तो एक बहुत ही पैनिक सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो गई थी उस वक्त। और अब रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो कि हम पहले से ही बोलते आ रहे हैं, जो कि अस्थमा, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस या सीओपीडी के केसेस हैं, वो और ज़्यादा बढ़ने लग गए हैं। तो आइए हम जानते हैं कि क्या एलर्जिक ब्रोंकाइटिस होता है और इसमें हम किस तरीके से होम्योपैथी के थ्रू अपने लंग्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। दोस्तों, पहले तो आप ये समझिए कि ब्रोंकाइटिस होता क्या है। हमारे जो लंग्स होते हैं, जिस तरीके से एक बलून होता है, जब आप उसमें एयर डालेंगे तो वो एकदम से फूल जाता है और जैसे ही एयर निकाल देंगे तो वो एकदम से पिचक जाता है। उसी तरीके से एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे लंग्स वर्क करते हैं। तो जब हम प्रॉपरली एयर इनहेल करेंगे तो हमारे लंग्स अच्छी कैपेसिटी में जो है हम लोगों को पूरी ऑक्सीजन सप्लाई कर पाएंगे और टिश्यूज और सेल्स और ऑर्गन्स को। और अगर हम प्रॉपरली इनहेल नहीं करते तो डेफिनेटली हमारे जो टिश्यूज हैं, हमारे ऑर्गन्स हैं, उनको भी प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। तो फ्रेंड्स, हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें लंग्स की प्रॉब्लम कम से कम हो। देखिए, जब भी कोई एक ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम की शुरुआत होती है या अस्थमा की शुरुआत होती है, वो एकदम लंग्स के साथ नहीं हो जाती, वो कहीं ना कहीं आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक से स्टार्ट होके फिर लंग्स तक पहुंचती है। तो जब आपको कोई भी किसी भी तरीके का जुकाम होता है या साइनस हो जाता है, एलर्जिक राइनाइटिस हो जाता है, तो उसको आप इग्नोर मत करिए। एक दो दिन अगर आपको जुकाम रह रहा है, खांसी रह रही है या 4-5 दिन भी रहती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका खांसी जुकाम और साथ साथ बुखार भी प्रोलॉन्ग करता जा रहा है और थोड़े थोड़े टाइम में वो वापस आ जाता है, तो पहली चीज तो ये कि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो बिल्कुल हिल चुका है, आपकी इम्यूनिटी डाउन जा चुकी है और आपको किसी ना किसी तरीके एक मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है। सिर्फ खाने पीने से या फिर प्राणायाम्स करने से सिर्फ आपकी जो इम्यूनिटी है वो बिल्डअप नहीं हो पाएगी, आपको थोड़ी बहुत मेडिकल हेल्प तो ज़रूर चाहिए होगी। एंड मैं इसको अदरवाइज भी अदर वे अराउंड भी बोलूँगी कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक मेडिकल हेल्प पे रहते हैं और आप प्राणायाम्स नहीं करते, आप योगा नहीं करते और ऐसी चीज़ें सिर्फ करते रहते हैं जिससे कि आपको लगे कि आपकी इम्यूनिटी बिल्डअप हो सकती है, तो वो भी नहीं हो पाएगी। आपको सपोर्टिव थेरेपीज लेनी पड़ सकती हैं, आपको सपोर्टिव एक्सरसाइजेस करनी पड़ सकती हैं। कई केसेस में तो हमने लंग्स के लिए फिजियोथेरेपी तक रिकमेंड करी है। तो आजकल का जो एनवायरनमेंट हो गया है, जो एक बहुत ही दूषित एनवायरनमेंट है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सब जगह पॉल्यूशन, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? आपको कहीं ना कहीं अपने खान पान को ठीक करना पड़ेगा, आपको अपनी इम्यूनिटी को ठीक करना पड़ेगा, तभी जाके आपकी इम्यूनिटी इतनी बेटर हो पाएगी कि आपको कम से कम जो हैं तकलीफें हों, आप कम से कम बीमार पड़ें। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो ना जाने सोशल मीडिया पे क्या क्या चीज़ें देख लेते हैं
और उनको अपने ऊपर बिना डॉक्टर सलाह के अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत गलत है। जिनको ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम्स होती हैं, सांस की दिक्कत होती है, एलर्जीज होती हैं, उनको कभी भी कोई भी एक्सपेरिमेंट अपनी बॉडी पे नहीं करना चाहिए। आप सांस डेली लेते हैं, आप कुछ सेकंड के लिए ही जो है अपने कंट्रोल से अपनी ब्रीदिंग को स्टॉप कर सकते हैं और फिर आपको ब्रीथ करने की जरूरत पड़ती है। तो ऐसी जो सिचुएशंस होती हैं जब आपको ऑक्सीजन आ ही नहीं रहा है, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई कम होती चली जा रही है, तो आपको एक मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ती है। कोविड के टाइम्स में हमने देखा है कि किस तरीके से लंग्स की प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती हैं, और अगर हम उसको इग्नोर करते गए तो वो इतना बड़ा रूप ले लेती हैं कि अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है। तो इन चीज़ों को प्लीज़ आप इग्नोर ना करें। अब हम आते हैं एलर्जिक ब्रोंकाइटिस की बात पे। ब्रोंकाइटिस में हमारे जो पतले पतले नलियां होती हैं, ब्रोंक्यूल्स होते हैं हमारे लंग्स में, उनका इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ये बहुत ही छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं दोस्तों, जो कि हमारे लंग्स को, हमारे और पूरे शरीर को ऑक्सीजन प्रोवाइड करती हैं। हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और बाहर हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये हमारा एक जो गैसियस एक्सचेंज है वो प्रॉपरली होना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए आपके लंग्स को हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। जितने भी क्रॉनिक स्मोकर्स होते हैं, जो बहुत स्मोकिंग करते हैं, उनके लंग्स हेल्दी ना होने की वजह से उन्हें खांसी की प्रॉब्लम बहुत कॉमन रहती है। उन्हें बलगम बनने के चांसेस सबसे ज़्यादा हाई होते हैं। एंड स्मोकिंग की वजह से उनके लंग्स की क्वालिटी इतनी ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है कि वो नॉर्मल एयर भी जब ब्रीथ करते हैं तो उनको खांसी आ जाती है। तो स्मोकिंग इज़ नॉट गुड। आपको मॉडरेशन में ही स्मोकिंग रखनी चाहिए। 1-2 सिगरेट्स आपने अगर दिन की पी ली तो दैट इज़ ऑल ओके, बट उससे ऊपर आप स्मोकिंग ना करें। कई लोग पैकेट के पैकेट एक दिन में ख़त्म कर जाते हैं, जो कि बहुत ही डेंजरस होता है। सिर्फ आपके लिए ही नहीं, आपके साथ रहने वाले लोगों के लिए बहुत डेंजरस है। क्योंकि देखिए, एक तो होता है जो कि एक्टिव पर्सन है, जो कि सफ़र भी कर रहा है, जो स्मोकिंग भी कर रहे हैं, और उनके अंदर ही इनहेल हो रही है वो स्मोक, और उनके लंग्स जो हैं वो डैमेज हो रहे हैं। एक होता है जो उनके साथ के लोग हैं, पैसिव जो सफ़र कर रहे हैं, पैसिवली उनको जो है एलर्जीज जो हैं वो ट्रिगर कर रही हैं। अगर मैं अपना एग्जांपल लूं, अगर मैं हूं और मेरे साथ में कोई मेरा दोस्त या मेरे फैमिली मेंबर्स ऐसे हैं जो स्मोकिंग कर रहे हैं, और मुझे वो स्मोक सूट नहीं करती, और मुझे जैसे ही मैं वो इनहेल करती हूँ वो पार्टिकल्स मेरे अंदर जाते हैं, मुझे खांसी आनी शुरू हो जाती है, मुझे सफोकेटिव फील होता है, मेरे लंग्स जो हैं वो डैमेज हो सकते हैं। तो स्मोकिंग सबसे ज़्यादा जो है हज़ार्डस है आपकी खुद की सेहत के लिए और आपके साथ के लोग जो हैं उनके लिए। प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए मैं खासकर बोलूँगी कि स्मोकिंग ना करें, क्योंकि वो आपकी सेहत को तो हार्म करेगा, आपके बच्चे को पैदा होते ही ब्रोंकाइटिस अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है। आप लोग खासकर ध्यान रखें, क्योंकि आजकल लेडीज भी बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करने लगी हैं। तो एलर्जिक ब्रोंकाइटिस में जो ब्रोंक्यूल्स में कंस्ट्रिक्शन हो जाती है एक तरीके से, कि बिल्कुल एकदम निचुड़ जाता है पाइप। अगर हम देखें पतले पतले, अगर हम पाइप्स का एग्जांपल लें, तो जब वो बिल्कुल निचुड़ जाते हैं, उनके थ्रू एयर पास करने की कोशिश करती है, लेकिन वो पास नहीं हो पाती। तो जब एयर पास ही नहीं होगी उस पाइप में से, तो वो आपके पूरे के पूरे शरीर को किस तरीके से ऑक्सीजन सप्लाई करेगी। फिर आप रिजॉर्ट करते हैं इनहेलर्स पे, नेबुलाइजेशन पे, जिनके खुद के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म तक इनहेलर्स लेते हैं, नेबुलाइजेशन करते हैं किसी पर्टिकुलर मेडिकेशन से, तो आपकी बॉडी पे आप खुद विजिबल साइड इफ़ेक्ट्स देख पाएंगे। मेरे पास तो इतने पेशेंट्स आते हैं जिनको सबसे कॉमन प्रॉब्लम ये रहती है कि जिनको ब्रोंकाइटिस होता है, या तो उनको हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, उनकी मेमोरी पे इफेक्ट होना शुरू हो जाता है, या उनको डाइजेस्टिव इश्यूज हो जाते हैं। बिकॉज जब आप पफ लेते हैं, इनहेल करते हैं उसको,
वो टेम्परेरीली तो आपके ब्रोंक्यूल्स को एकदम खोल देगा, जितनी भी कंजेशन है आपके ब्रोंक्यूल्स में एक इनहेलर का पफ लेते ही खुल जाएगी। लेकिन उस इनहेलर की वजह से जो साइड इफेक्ट्स आपके मुंह के अंदर, आपकी जो मुंह की लाइनिंग होती है उसके अंदर होते हैं, या फिर जब वो इनहेल करके आपके पेट में जाते हैं, तो उसका अलग ही साइड इफेक्ट होता है आपकी बॉडी पे। सो टू मच ऑफ इनहेलर्स, स्टेरॉइड्स, नेबुलाइजेशन इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। आपको अपने डॉक्टर की सलाह पे उनकी प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही वो इनहेलर्स लेने जरूरी हैं, और सिर्फ उतने ही दिन के लिए जितने दिन के लिए उन्होंने बोला है। डॉक्टर आपको 7 दिन के लिए दवाई देते हैं, आपको 7 दिन बाद बुलाया जाता है, पर आप ये सोचते हैं कि भाई नहीं, मैं इसी दवाई को कंटिन्यू कर लेता हूं आगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। नहीं दोस्तों, ये बहुत ही गलत है। चाहे वो होम्योपैथी हो, चाहे वो एलोपैथिक हो, चाहे आयुर्वेदा हो, कोई भी पैथी हो, वो आपको अपने डॉक्टर की सलाह के बिना कोई मेडिकेशंस नहीं लेनी। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने लिए एक और डिजीज इनवाइट कर रहे हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके पेट की लाइनिंग कब खराब हो जाए, आपको नहीं पता कि कब आपको स्किन की प्रॉब्लम आ जाए, आपको नहीं पता कि आपकी विजन अफेक्ट होनी शुरू हो जाए, आपके ईयर्स पे प्रेशर पड़ना शुरू हो जाए। तो इन चीजों को जानना समझना बहुत जरूरी है। आपको आपके डॉक्टर, आपके पल्मोनोलॉजिस्ट या आपके होम्योपैथिक डॉक्टर एक सही गाइडेंस पे ही मेडिसिन देंगे। अब होम्योपैथी वर्क कैसे करती है एलर्जिक ब्रोंकाइटिस में? मुझे 20 साल हो गए अपनी प्रैक्टिस में एलर्जिक ब्रोंकाइटिस के, मैंने बहुत केसेस ट्रीट किए हैं, एंड थैंकफुली बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं जो मेरे पास वापस भी नहीं आए हैं, बिकॉज वो ठीक होके जा चुके हैं। कुछ बच्चे तो बहुत छोटे थे जब उन्होंने अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था मेरे साथ, और अब वो बहुत यंग एज में हैं। सो थैंक्स टू होम्योपैथी, थैंक्स टू माय पेशेंट्स कि वो इतना ट्रस्ट दिखा के पेशेंट्स जो आते हैं वो मेडिसिन लेते हैं, मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, और होम्योपैथी से उनको लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स दिखाई देते हैं अपनी बॉडी पे। तो होम्योपैथी करती क्या है? जब आप हमारे पास आते हैं तो हमारे पास पहले तो एक बहुत ही डिटेल्ड फॉर्म होता है जिसको हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। आपके मेंटल्स, आपके फिजिकल्स, आपके जनरल, सब बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो कि हम लोग उस केस टेकिंग के दौरान आपसे पूछते हैं। केस टेकिंग के बाद हम एक मेडिसिन तक पहुंचते हैं जो कि आपकी पहले तो एक्यूट स्टेज के लिए होता है। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है दोस्तों कि होम्योपैथी जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्रॉनिक एलिमेंट्स को ठीक करती है, एक्यूट स्टेज को वो ठीक नहीं कर सकती। अगर आप बिलीव करेंगे होम्योपैथिक डॉक्टर पे, आप बिलीव करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन पे, तो आपको वो रिलीफ जरूर दिखाई देगा, और आपको रिलीजियसली, मैं अगेन बोल रही हूँ, रिलीजियसली होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी पड़ेगी, तभी जाके आप ठीक हो पाएंगे। सो होम्योपैथिक मेडिसिन का एक सिस्टम होता है लेने का। आप सिर्फ ऐसे ही कोई बुक पढ़ के या किसी भी तरीके से होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं ले सकते, और जो आप मेडिसिन ले रहे हैं वो आप अपनी फैमिली को भी नहीं दे सकते। तो आप अपने डॉक्टर से पहले तो अपनी पूरी केस हिस्ट्री डिस्कस करिए, जिस बेसिस पे वो आपको जो मेडिसिन देंगे वो आपकी एक्यूट स्टेज के लिए भी होगी और वो आपकी क्रॉनिक प्रॉब्लम के लिए भी होगी। हो सकता है आपके डॉक्टर को डिफरेंट सेट ऑफ मेडिसिन भी आपको देनी पड़े, तो वो उसी बेसिस पे होगी कि जो आपको आपके सिस्टम को सूट करे। आपकी इम्यूनिटी बेटर होगी, आपके लंग्स की क्वालिटी अच्छी होगी, आप बेटर इनहेल कर पाएंगे, आपकी बॉडी की ग्रोथ अच्छी होगी, आपकी एपेटाइट अच्छी होगी, आपके हेयर, आपकी आईज, आपके नेल्स, आपकी स्किन सब हेल्दी होगी। तो होम्योपैथिक मेडिसिन सिर्फ आपके लंग्स पे वर्क नहीं कर रही है दोस्तों, वो आपको कहीं ना कहीं ओवरऑल होलिस्टिकली ट्रीट करेगी। सो अपने होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाके आज ही अपनी ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम को डिस्कस ज़रूर करें, अपने सिम्टम्स बताएं, कहाँ आपको खांसी में, ज़ुकाम में, या फिर आपके लंग्स को लेके आपको क्या क्या तकलीफ़ें होती हैं, क्या खाने पीने से, स्मेल करने से
आपको ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम बढ़ जाती है और क्या खाने पीने से या कुछ करने से आपकी ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम बेटर हो जाती है, ये सब चीज़ें आपको अपने होम्योपैथिक डॉक्टर को बताना बहुत ज़रूरी है। सो हम आपसे नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ एलर्जीज में एंड न्यूट्रिशन पे, हेल्थ की और सारी बातों पे हम लोग आपसे मिलते रहेंगे। आप हमारे इस YouTube चैनल पे बने रहिए। हमारे सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पे आप बने रहिए ताकि आप तक हमारी जो अपडेटेड इंफॉर्मेशन है वो पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो फ्रेंड्स। एंड आपको अगर लगता है कि आपको हमसे किसी भी तरीके की कंसल्टेशन की ज़रूरत है तो डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है, तो आप हमें कॉल करके अपॉइंटमेंट लेके आ सकते हैं। हमारे क्लिनिक्स गुड़गांव में हैं एंड हम ऑनलाइन भी आपको कंसल्टेशंस प्रोवाइड कराते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वी विल मीट अगेन। थैंक यू।